नमस्कार। एक पुरानी हिंदी फिल्म और वैदिक भौतिकी विषय में भला क्या संबंध हो सकता है, परंतु जब ईश्वरीय संयोग हो और किसी व्यक्ति विशेष को इसका श्रेय जाना हो, तो बचपन में देखी हुई एक हिंदी फिल्म एक बच्चे के लिए कालांतर में वैदिक भौतिकी जैसे विषय की स्थापना निर्माण का हेतु बनती है और एक नया विषय हमारे समक्ष आता है, वैदिक भौतिकी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत में वैदिक भौतिकी के प्रणेता डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी की। भारत में वैदिक भौतिकी के प्रणेता डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी की, जिनसे मैं लगभग 2 वर्ष पूर्व हरिद्वार में मिला था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने वैदिक भौतिकी को किस प्रकार एक नए विषय के रूप में बनाया, उसकी जो वास्तविक स्थापना थी या मूल स्थापना थी, वह तो उनके बचपन में ही हो गई थी। और उन्होंने बड़े रोचक प्रसंगों के अंतर्गत मुझे बताया, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने, कि ये जो विचार था वो कोई स्थूल रूप में मेरे समक्ष नहीं आया। यानी बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी के जो सामने ये विचार आया, ये बहुत स्थूल रूप से नहीं था, लेकिन बचपन में उन्होंने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म का नाम था राम राज्य, और उस फिल्म में एक दृश्य था जिसमें श्री राम प्रातःकाल राजमहल के कक्ष में जाते हैं, जिसमें सूर्य देव की एक मूर्ति है जो घोड़ों पर आरूढ़ है, तथा श्री राम के पूर्वजों यथा राजा भगीरथ, हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, अज और दशरथ की मूर्तियां भी हैं। श्री राम जी प्रत्येक मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जाते हैं, और पार्श्व में एक गीत चलता है जिसकी पंक्तियां थी, 7 अश्व के रथ पर सारथी अरुण विराजे। उस समय डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल ने बताया कि यह बात समझ में आई कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आसमान में भ्रमण करता है। जब वे कुछ बड़े हुए तो स्कूल में विज्ञान विषय उन्होंने पढ़ा कि सर आइजैक न्यूटन ने कांच की प्रिज्म से सूर्य की किरणों को गुजारा तो वह 7 रंगों में विभक्त हो गई, और वो रंग थे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इस समूह को कहा गया स्पेक्ट्रम, उन्होंने नाम दिया स्पेक्ट्रम। अब डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी के मन में प्रश्न उठा कि एक और सूर्य को 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ दिखाया गया है, दूसरी ओर सूर्य के 7 रंग हैं, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। अब देखिए, ये कितनी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने की बात है कि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वे विभक्त होती हैं 7 रंगों में। दूसरी ओर हमारे भारतीय जो आध्यात्मिक और कहना चाहिए धार्मिक जो मूल्य हैं और उनके जो देव हैं, उनको भी 7 घोड़ों पर जो है आरूढ़ दिखाया गया है। तो उनके मन में आया कि इन दोनों में, स्पेक्ट्रम के इन रंगों में और जो सूर्य को 7 घोड़ों पर जो है आरूढ़ दिखाया गया है, उसमें क्या संबंध हो सकता है। तो एक और बात उनके दिमाग में आई, वो बताते हैं पौराणिक कथा के संबंध में, कि वामन भगवान ने राक्षसों के राजा बलि से दान में 3 पग जमीन मांगी थी। यह दान मिलने पर 52 अंगुल के वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती, एक पग में संपूर्ण जो है वो पाताल, मतलब दूसरे पग में संपूर्ण पाताल, और तीसरे में संपूर्ण आकाश को नाप दिया था। यहाँ भी उनके मन में, उस समय वो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे, उन्होंने जो है निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ा, और निर्देशांक ज्यामिति में उन्हें स्पष्ट हुई 3 विमाएँ, ज्यामिति की 3 विमाएँ, जिसमें 3 अक्ष एक्स, वाई और जेड की जो है वो बात कही गई थी, और लिखा था कि इन एक्स, वाई और जेड के परित यानी ठोस वस्तुओं के आकार को नापा जाता है। ये तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मांड के संपूर्ण स्पेस को
जो ब्रह्मांड जग वो है, उसको एक्स वाई और जेड इन 3 विमाओं में नापा जा सकता है। फिर एक उनके मन में, मस्तिष्क में एक प्रश्न उभरा, क्या वामन भगवान ने 3 पग और 3 अक्षों एक्स वाई और जेड के बीच इसमें कोई संबंध है? वामन भगवान के 3 पगों और ये जो एक्स वाई जेड 3 जो हमारे पास जो है विमाएं हैं, इनके बीच में कोई संबंध है? उनके जो पिताजी थे डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी के, वो गणित के अध्यापक थे। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने उपनिषद, पुराण और दर्शन शास्त्र का भी गहरा अध्ययन किया हुआ था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने अपने पिताजी से इस संदर्भ में पूछा कि ये क्या स्थिति है, ऐसा कैसे है? तो उनके पिताजी ने कहा कि हमारे जो वेद हैं वो संपूर्ण ज्ञान का भंडार हैं और आधार भी हैं। बाद में जब बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए फिजिक्स के, यानी भौतिकी के, तो उनको ज्ञान, विज्ञान और धर्म का एक अद्भुत वातावरण वहाँ स्वाभाविक रूप से मिला। अब एक फिल्म उनके जीवन में और आई। वो अपने किसी घनिष्ठ मित्र के साथ एक फिल्म देखने गए, आविष्कार, और उस आविष्कार में नायक जो थे वो राजेश खन्ना जी थे। तो राजेश खन्ना जी का एक डायलॉग था उसमें कि समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। ये डायलॉग भी बुद्ध प्रकाश मिश्र जी को बड़ा स्ट्राइक किया और उन्हें लगा कि ये इस डायलॉग का जो मूल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे वैदिक वांग्मय में छिपा हुआ है। उन्होंने अपने पिताजी से फिर बात की, तो उनके पिताजी ने उन्हें भृतृहरि शतक का एक श्लोक सुनाया और उस श्लोक का अंतिमांश था, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। और वहाँ उन्हें ये समझ में आया कि हम जो आधुनिक युग में विभिन्न विज्ञान की बातें करते हैं या वैज्ञानिक और गूढ़ डायलॉग्स बोलते हैं, वे भी हमारी वैदिक परंपरा से ही कहीं हम तक पहुँचे हैं, किसी भी रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में, ज्ञान के रूप में। और इस प्रकार उन्होंने जो है उनके दिमाग में वैदिक भौतिकी को लेकर एक विचार जो है वो उत्पन्न प्रखरता से होना शुरू हो गया। यहीं बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने को ध्यान आया आइजैक न्यूटन के बाद जो एक बड़े भौतिकविद हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात, और उनका जो सापेक्षतावाद का सिद्धांत था उस पर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी जो हैं वो संकेंद्रित हो गए। तो उसमें कहा गया था कि समय एक सापेक्ष भौतिक राशि है जो घटनाक्रम पर आधारित है। यदि घटनाक्रम रुक जाए तो समय का कोई आभास नहीं होगा, अर्थात घटनाक्रम से पृथक समय का न तो कोई अस्तित्व है और न उसकी कोई अवधारणा है। यहाँ से फिर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी के मन में विचार आना शुरू हुआ कि जो जड़ भौतिक पदार्थ संबंधी विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर आध्यात्मिक एवं मानसिक जगत की घटनाएं हैं, उनकी व्याख्याएं की जाएं। उनके दिमाग में ये चीज़ें आई और उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखा कि भौतिक विज्ञान में न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक जगत में इसे कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसी प्रकार बुद्ध प्रकाश जो शुक्ल जी हैं, उन्हें समझ में आया कि विद्युत चुंबकीय जो प्रेरणा का सिद्धांत है, यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल आरोपित कर विद्युत प्रवाहित की जाए तो परिपथ में एक जो है परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। इसे व्यवहारिक जगत में यूं देखिए कि जब भी कोई नई विचारधारा समाज में आती है तो उस विचारधारा का समाज प्रारंभ में विरोध करता है। तो विद्युतीय परिपथ से
और समाज में एक नई धारा आना और उस धारा का समाज द्वारा विरोध किया जाना, ये सब विचार उन बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी के दिमाग में आने शुरू हुए और उन्हें लगा कि जो हमारा वैदिक वांग्मय है उसे पढ़कर भौतिकी से उसको जोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ जोड़ा नहीं, उस पर अपने शोध पत्र ही तैयार नहीं करे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रहते हुए वर्ष 1990 में डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को जो है वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं यानी एमएससी के लिए कक्षाएं शुरू किए जाने का एक प्रस्ताव अपने विश्वविद्यालय की तरफ से भिजवाया। और जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनसे पूछा कि आप ये तो बताइए कि आपके स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो आप पाठ्यक्रम लेने जा रहे हैं भौतिकी में, उसकी विशिष्टता क्या है, तो तब डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने अपना एक प्रस्ताव वैदिक भौतिकी विषय का जो है वो यूजीसी के समक्ष रखा। और यूजीसी को वो इतना भाया कि 1991 में वर्ष 1991 में जहां एक और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर भौतिकी की कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति मिली और साथ में पीएचडी के लिए भी अनुमति मिली, वहीं ये जो वैदिक भौतिकी का जो पाठ्यक्रम बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने यूजीसी को रखा था, उसके लिए भी एक क्वालिफाइंग पेपर की व्यवस्था विश्वविद्यालय में कर दी गई। लेकिन ये एक क्वालिफाइंग पेपर था। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ने मुझे बताया कि जब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में डॉक्टर धर्मपाल जी कुलपति बने तो उनके सहयोग से जो है वो इस क्वालिफाइंग पेपर को जो है यानी वैदिक भौतिकी के जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको कोर पेपर बनाने का निर्णय ले लिया गया, यानी उसको एक स्थायी पाठ्यक्रम और एक स्थायी जो है जो परीक्षा है उसके लिए मान्यता प्रदान कर दी गई। अब ये तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी की विनम्रता है कि वो वैदिक भौतिकी को एक विषय बनने के लिए सारा श्रेय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को देते हैं और वो उस समय के कुलपति का भी जिक्र करते हैं। वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि यह एक मूल बात है और यह एक सच है कि भारत में वैदिक भौतिकी के जो प्रणेता हैं वे तो स्वयं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी ही हैं और ये उनकी एक सांस्कारिक और अपने संस्कारों की कहना चाहिए विनम्रता है कि वे उसके प्रणेता होने की बात अपने मुंह से नहीं कहते हैं। लेकिन उनसे जो चर्चा हुई मेरी और उनके जो शोध पत्रों को मैंने पढ़ा और जो वैदिक भौतिकी का इतिहास अपने देश में देखा, उससे ये प्रमाणित होता है कि डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल ही भारत में वैदिक भौतिकी के प्रणेता हैं और किस प्रकार से प्रकृति फिल्म के माध्यम से उन्हें वैदिक भौतिकी की तरफ ले गई, किस प्रकार से फिल्मों के अनुभवों को अपने विद्वान पिता से जिक्र करने पर उन्होंने भृतृहरि शतक जैसे ग्रंथों से उसको जोड़ा और उसको वैदिक भौतिकी तक लेके आए, किस प्रकार उन्होंने परिश्रम करके वैदिक भौतिकी का पाठ्यक्रम तैयार किया और उसको यूजीसी तक लेकर गए। ये सब तो कार्य डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल द्वारा ही किया गया और निश्चित रूप से वे भारत में वैदिक भौतिकी के प्रणेता हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि वे आज भी हम लोगों के बीच में हैं और हरिद्वार में वे निवास कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। हम परमपिता से ये भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे विद्वान जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। पुनः इस सूचना के साथ कि भारत में वैदिक भौतिकी के प्रणेता डॉक्टर बुद्ध प्रकाश शुक्ल जी हैं, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। यदि आपको यह वीडियो जानकारी परक और ज्ञान और
का संवर्धन करने वाली लगी हो तो कृपया लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि इस ज्ञान को हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए तो इसको शेयर भी करें। फिर मिलते हैं किसी और जानकारी परक वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।